हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे केमिस्ट्री चैनल में। तो दोस्तों, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था हमें सॉलिड स्टेट की कौन से टॉपिक पढ़ने थे, आज हम अब हर एक टॉपिक का अच्छे से स्टडी करते हुए चलेंगे। दोस्तों, जो हमारी पहली टॉपिक थी वो हमारी है सॉलिड स्टेट की डिफिनेशन। दोस्तों, पहले हम आपको सॉलिड स्टेट की डिफिनेशन क्लियर कराएंगे, क्या होता है आखिर में सॉलिड स्टेट की परिभाषा। तो दोस्तों, जो सॉलिड स्टेट की परिभाषा है, इस अवस्था में दो परमाणुओं के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, अर्थात पदार्थ हमारा ठोस अवस्था में। जैसे आप ऐसे समझिए, ये हमारा दो एटम, ये हमारा दो एटम में इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान बहुत ज्यादा होता है। यदि एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान इतना ज्यादा होता है कि ये एटम अपने पास आ जाते हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच की जो दूरी होता है वो बहुत कम होता है, अर्थात पदार्थ हमारा ठोस होता है। जितने भी ठोस होते हैं सबका आयतन और आकार निश्चित होता है। ये हमारी पहली बात थी। अब हमारी जो दूसरी पॉइंट थी वो हमारी दूसरी पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैंने डिफिनेशन ऑफ सॉलिड क्लियर कर लिया, डिफिनेशन ऑफ सॉलिड मैंने क्लियर कर लिया। दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है, दूसरी जो हमारी टॉपिक है वो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आइए हम जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की कौन कौन से गुण हैं। तो दोस्तों, सॉलिड की तो बहुत सी प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम मेनली जितने भी हमारे दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है उसका हम स्टडी करेंगे। ऐसे तो किताब में तो बहुत दिया है, लेकिन हम जो आपका प्रॉपर्टीज इंपोर्टेंट है उसकी स्टडी करेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहला में आइए हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करते हैं, जो हमारी इंपोर्टेंट टॉपिक की दूसरी पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। पहला दोस्त है आपका शेप। क्या वैसे दोस्तों, जो सॉलिड स्टेट का आपने डिफिनेशन लिखा था, यदि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का आर्डर बताया जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पहले सॉलिड के जाता है, सॉलिड के थोड़ा सा कम लिक्विड होता है और थोड़ा सा कम गैस होता है। सॉलिड स्टेट की जो मैंने डिफिनेशन बताया था, उस डिफिनेशन के नीचे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो आर्डर होता है, सॉलिड पे सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड का होता है, उसके बाद गैस का होता है। ये जो सॉलिड है वो क्लास 11 में पहला चैप्टर है, इसको मुझे पढ़ाई करना है। और ये लिक्विड और गैस है, तो ये जो गैस है क्लास, जो सॉलिड स्टेट है क्लास 12 का पहला चैप्टर है, और ये जो हमारा गैस है ये मुझे क्लास 11 में पढ़ना होता है। आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, चार्ल्स लॉ, बायस लॉ, एवोगाड्रो लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये हमें क्लास 11 में पढ़ना होता है। और ये जो लिक्विड का जो पोर्शन है ये हमें फिजिक्स में से पढ़ना होता है। ये इसका जो लिक्विड का केस होता है हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है, लेकिन सिर्फ फिजिक्स में काफी डिटेल पढ़ना होता है। तो ठीक, चलिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में चलते हैं। जो पहला हुआ है आपका प्रॉपर्टीज, शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर फिक्स होता है। इसका शेप, साइज और वॉल्यूम आर फिक्स। दूसरा पॉइंट है आपका कंप्रेसिबिलिटी लो होता है। जो आपका दूसरा पॉइंट है वो आपका कंप्रेसिबिलिटी लो। तीसरा जो इसका प्रॉपर्टीज है वो है फ्लेक्सिबिलिटी लो।
चौथा, आइए 3 पॉइंट डाल लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मैंने आपको बताया, पहला इसका शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि इसका कंप्रेसिबिलिटी पावर जो होता है लो होता है। तीसरा मैंने आपको बताया कि इसका फ्लेक्सिबिलिटी जो पावर होता है वो लो होता है। देखिए आपने कोई भी सॉलिड है, जैसे आपने बर्फ देखा है, तो बर्फ अगर शेप हो, उसकी साइज हो, उसकी आयतन हो, उसकी डेंसिटी हो, सब फिक्स होती है। कंप्रेसिबिलिटी पावर जो होता है सॉलिड का लो होता है। आइए हम जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी पावर क्या होता है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है किसी चीज को आप दबाकर छोटा कर दें, किसी चीज को आप दबाकर उसे कम आयतन में परिवर्तित कर दें। जैसे गैस होता है, तो आप किसी भी रूम का गैस को, पूरे गैस को कंप्रेस करके दबाकर एक गैस सिलेंडर में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपके घर में गैस चूल्हा होगा, तो वो जो आपका गैस चूल्हा है दोस्त, जो आपका गैस चूल्हा है, इसके अंदर वो गैस होगी, तो आपने भी इस गैस को खोल दिया, तो ये गैस पूरे कमरे में भीतर डिफ्यूज तो हो जाएगी, विसरण तो हो जाएगी। तो विसरण होने से पहले ये जो आपका गैस है, इस कमरे में विसरण होने से पहले ये इस गैस में तो था ही। इसका मतलब यदि कोई भी गैस है, आपने उसको, गैस की टंकी आपने उसको खोल दिया, तो आपने उसको खोल दिया, तो वो गैस जो पूरे कमरे में विस्तृत हो जाएगी, और विस्तृत होने से पहले तो वो उस टंकी में थी ना। इसका मतलब हम गैस को दबाकर किसी कम आयतन में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है, कंप्रेसिबिलिटी पावर जो होती है उसका लो होता है, इसलिए किसी भी सॉलिड को हम दबाकर उसे कम नहीं कर सकते। यदि सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी पावर आ जाती तो आप बहुत सा पहाड़ देखिए, पहाड़ को दबाकर छोटा कर देते। आपने बहुत सा नदी देखा है, समुद्र देखा है, गंगा देखा है, आप उसको भी दबा के छोटा कर देंगे। तो जो कंप्रेसिबिलिटी पावर होती है सिर्फ और सिर्फ गैस में होती है, ना ही सॉलिड में होती है, ना ही लिक्विड में होती है। जो मैं सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी जब सॉलिड जो तीसरी पॉइंट है वो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी लो। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है किसी चीज का बहना, वो हमारा था फ्लेक्सिबिलिटी। आपने कभी सॉलिड को बहते देखा है? नहीं देखा है आपने। जिसे मैं बात करूं कि आप, वो तो बात की बात है कि बर्फ, सर मैं बर्फ में रहता था तो बर्फ को बहते देखता हूँ, वो बात की बात है। जिसमें आपको पहाड़ है, आपने पहाड़ पर गया या आपके सामने पत्थर है, आपको पत्थर को गलते देखा है, पहाड़ को गलते देखा है? भाई कोई चीज जब गलेगा तभी तो धीरे धीरे बढ़ेगा, कैसे ही बढ़ जाएगा। तो जो हमारे सॉलिड है उसकी जो हमारी होती है फ्लेक्सिबिलिटी पावर, फ्लेक्सिबिलिटी पावर जो कि बहने की जो गुण होता है वो हमारा लो होता है। एक आपको मजेदार की बात बताता हूँ। क्या कांच देखें? कांच, तो आप किसी से पूछेगा कि कांच क्या है, तो वो बताएंगे कि जो हमारा कांच है वो हमारा सॉलिड होता है। ऐसी बात नहीं है। जो हमारा कांच होता है उसे सॉलिड नहीं होता, उसे सुपर कोल्ड लिक्विड, अति शीतल द्रव कहते हैं। अब तो कहोगे सर आपने तो कहा कि जो हमारा कांच सॉलिड होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पावर लो होती है, और कांच तो कभी मैं बहते नहीं देखा। यही तो मजेदार की बात है। कांच आपका दोस्त बहता है। आप कोई भी, आपके पास कांच है, उसको 20 साल बाद उसको देखेंगे तो उसकी सिर्फ कुछ इस साइड हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, अर्थात ये ऊपर से बहते 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 नीचे साइड आता है। जब ये ऊपर से बहते बहते नीचे साइड आ गया तो नीचे की जो लेयर होती है वो मोटी हो जाती है, और ऊपर की जो लेयर होती है वो हमारी पतली हो जाती है। तो इसी वजह से कांच को हम सॉलिड न कहकर सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। ये बात जान लीजिए। जो हमारी 3 प्रॉपर्टी होगी, चौथी जो हमारी प्रॉपर्टी होगी उसका होता है लॉन्ग रेंज आर्डर। जो हमारी सॉलिड होती है उसकी जो आर्डर होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, इसलिए सॉलिड की जो एक प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं लॉन्ग रेंज आर्डर। जो 5वीं प्रॉपर्टी है उसकी 5वीं प्रॉपर्टी ये कि सॉलिड जो होता है इसकी डिफ्यूजन पावर जो होती है वह लो होती है। सॉलिड का प्रॉपर्टी आपने जान लिया। पहला आपने कहा शेप, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी फिक्स होता है। दूसरा आपने पढ़ा कंप्रेसिबिलिटी पावर इसकी लो होती है। तीसरा आपने पढ़ा फ्लेक्सिबिलिटी लो होता है। चौथा आपने पढ़ा इसमें लॉन्ग रेंज आर्डर पाया जाता है। आइए हम अगला पॉइंट चलते हैं।
अगला जो है आपका प्रॉपर्टी वो है आपका डिफ्यूजन लो होता है। मैंने कहा डिफ्यूजन इसका लो होता है, अर्थात जो सॉलिड होता है उसकी विसरित होने की गति बहुत ही कम होती है। आप विसरित होने की गति जो सबसे फास्ट होती है गैस। मैं एग्जांपल देता हूं, ये आपका एक टंकी है, गैस सिलेंडर सबने देखा है, ऐसा कोई नहीं किसी ने देखा। ये आपका गैस सिलेंडर है, इसके अंदर की जो गैस है, यदि आप इस नल को हटाते हैं, इस ट्यूब को हटाते हैं, तो ये गैस बहुत तेजी से निकल के बाहर के कमरे में फैल जाती है। तो गैस की जो डिफ्यूजन पावर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जबकि सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड आपका विसरित होने की पावर बहुत लो होती है। ये आपका एक पॉइंट हो गया, इसकी जो डिफ्यूजन पावर होता है वो लो होती है। आपकी जो पांचवा पॉइंट है वो आपका पांचवा पॉइंट है कि इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आपका, इसकी जो रिजिडिटी पावर होती है वो हाई होती है। मैंने कहा रिजिडिटी पावर, इसकी जो रिजिडिटी पावर होती है वो हाई होती है। आइए जाने रिजिडिटी क्या होती है। रिजिडिटी मतलब कठोरता। जो सॉलिड होता है उसकी जो रिजिडिटी, उसकी जो कठोरतापन होती है वो लिक्विड और गैस से काफी हार्ड होती है। तो हमारी जो सॉलिड है उसकी रिजिडिटी पावर काफी हार्ड होती है, हाई होती है। ये आपकी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। और एक और आपका एक प्रॉपर्टी, जो सॉलिड होता है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार वो हमारा गुड कंडक्टर माना जाता है। ये आपकी ऐसे तो किताब में बहुत सी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो आपकी 6-7 पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी के अनुसार। अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो हमारा है अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन अरेंजमेंट। चलते हैं उस पॉइंट पर। जो हमारी अगली पॉइंट है वो हमारी है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन अरेंजमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन अरेंजमेंट। देखिए अरेंजमेंट के अनुसार जो सॉलिड का वर्गीकरण है वो 2 भाग में होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक अमार्फस सॉलिड। देखिए कैसे, जैसे मेरे पास बॉल है, 50 बॉल है और मैं आपको 50 बॉल दे दूं कि इसका अरेंज करिए, इसको आप व्यवस्थित करिए। तो पहला पॉइंट होता है कि आप उसे
एक एटम के ऊपर, एक एटम के ऊपर, एक एटम के लेफ्ट में, एक एटम के लेफ्ट में, एक एटम के राइट में, उसके राइट में, उसके राइट में फिक्स करते जाएंगे। जैसे ये एटम है, इसके ऊपर आपने ऐसे फिक्स किया, उसके ऊपर आपने ऐसे फिक्स किया, और उसके ऊपर भी आपने ऐसे फिक्स किया। एक्स वाई डायरेक्शन में भी आपने ऐसे फिट किया, उसके बाद ऐसे फिट किया, उसके बाद ऐसे फिट किया। आप इच्छा तो उसको जेड डायरेक्शन में फिट करके 3D बना सकते हैं, वो बात की बात है। तो आप यदि चाहें तो उस एटम का एक अच्छे से फिटिंग कर सकते हैं। ये हमारा जो होता है रेगुलर अरेंजमेंट होता है। दूसरा केस है कि आप मैंने एटम दिया, 50 बॉल दी, 50 फुटबॉल दी, आपने 4 इधर फेंक दिया, 4 उधर फेंक दिया, 4 अलमारी में रख दिया, तो आपको जो वो अरेंजमेंट है उसे इरेगुलर कहते हैं। तो रेगुलर अरेंजमेंट 2 टाइप होती है, या तो आप रेगुलर कर सकते हैं या तो इरेगुलर। मैंने कहा जो अरेंजमेंट है आपकी, जो आपके अरेंजमेंट है उसको आप 2 टाइप से कर सकते हैं। एक आपके पास है रेगुलर अरेंजमेंट, दूसरा होता है हमारा इरेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट में होता है आपने उस एटम का अच्छे से एक एटम के ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर आपने फिट किया। जैसे ये आपका, इसके ऊपर आपने ऐसे फिट किया, इसके ऊपर आपने ऐसे फिट किया, उसके बाद ऐसे फिट कर दे, इसके बगल में आपने ऐसे फिट किया, इस एटम के बाद आपने एक दूसरा एटम लाया, इसके बाद फिर आपने दूसरा एटम लाया। ये आपका रेगुलर अरेंजमेंट है। उसके बाद इरेगुलर होता है। इरेगुलर मतलब एक एटम यहाँ है तो दूसरा एटम यहाँ ना जाए तो यहाँ पर है, तीसरा एटम यहाँ पर है, चौथा एटम यहाँ पर है, पांचवा एटम हमारे यहाँ पर है। उस केस में हमारा इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो रेगुलर अरेंजमेंट के केस में जो हमारे सॉलिड होती है, रेगुलर अरेंजमेंट के केस में जो हमारे सॉलिड होती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इरेगुलर अरेंजमेंट के बेस पर जो हमारे सॉलिड बनते हैं वो हमारे होते हैं एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। अब बात आती है कि हमें दोनों सॉलिड में किसे पढ़ना है। दोस्त आपने को मैंने खुद बताया, ये सॉलिड है, ये आपका एटम है, इसके ऊपर आपने एक ऐसा एटम फिट किया, फिर इसके बाद आपने ये एटम फिट किया, उसके बाद ये एटम फिट किया। तो आपकी जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम की, उससे एटम की जो भी प्रॉपर्टी, चाहे पैकिंग इफिशिएंसी हो, चाहे आपको लैटिस पॉइंट उसके अंदर, चाहे आपकी कोई भी आपको उसके अंदर कौन सा वाट्स हो, उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। जबकि इरेगुलर अरेंजमेंट के केस में एटम का जो अरेंज होता है वो अनडिफाइंड होता है। एक एटम यहाँ है तो दूसरी एटम को यहां होनी चाहिए, तो हो सकता है कि यहां पर हो, तीसरा एटम यहां पर हो, चौथा एटम यहां पर हो। इस बेस से हम उनका कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी पॉइंट नोट नहीं कर सकते और हमें कठिनाई होती है। यही कारण कि हमें इंटर में है, आप चाहे बीएससी में चले जाएंगे, चाहे एमएससी चले जाएंगे, उसमें हमेशा जो भी सॉलिड की बात होगी वो हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, हमें एमॉर्फस सॉलिड नहीं पढ़ना होता है। तो हम जो भी सॉलिड कोई भी क्वांटिटी नोट कराएंगे, या कोई भी सॉलिड किसी भी सॉलिड कोई भी पॉइंट नोट करेंगे, या किसी सॉलिड कोई भी पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे, तो समझ जाएंगे वो सॉलिड हमारा कौन सा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, तो आइए क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड की डिफिनेशन जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड की परिभाषा देखिए हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड की।
देखिए क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलीय ठोस। देखिए इस ठोस में जो एटम होते हैं इनके बीच में जो अरेंजमेंट होता है वो सेम होता है, फिक्स होता है। अर्थात वह ठोस जिसका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, जिसका क्वथनांक और गलनांक भी निश्चित होता है, जो वह ठोस जिसका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, जिसका क्वथनांक और गलनांक भी निश्चित होता है, जिसमें परमाणु व्यवस्थित क्रम में उपस्थित होता है, वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। यदि आपका एटम का अरेंजमेंट एकदम फिक्स हो, एक एटम के ऊपर एक एटम के ऊपर, तो उससे जो सॉलिड आपको बनता है वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो वह सॉलिड जिसका क्वथनांक और गलनांक निश्चित होता है, जिसका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, जिसका क्वथनांक और गलनांक निश्चित होता है, और जिसमें परमाणु व्यवस्थित क्रम में उपस्थित होता है, वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आइए एग्जांपल चलते हैं। जितने भी धातु है, चाहे आप आयरन हो चाहे सिल्वर हो, सबके सब हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो इसका एग्जांपल होगा सभी धातु सल्फाइड और आयरन हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? वह सॉलिड जिसका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, जिसका क्वथनांक और गलनांक निश्चित होता है, जिसमें परमाणु व्यवस्थित क्रम में उपस्थित होते हैं, वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरी बात आती है एमार्फस सॉलिड। वह सॉलिड जिसका रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता है, जिसको क्वथनांक और गलनांक भी निश्चित नहीं होता है, जिसमें परमाणु व्यवस्थित क्रम उपस्थित नहीं होता है, वो हमारा होता है एमार्फस सॉलिड, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस। तो जब उसमें उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ही हाई नहीं है, उसमें जो एटम है उसका फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, इस बेस पर हम उसको एमार्फस सॉलिड को नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड को। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को मैंने डेफिनेशन बताया, वह सॉलिड जिसका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, जिसका क्वथनांक और गलनांक निश्चित होता है, जिसमें परमाणु व्यवस्थित क्रम में उपस्थित होता है, वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जांपल हमारा सभी धातु या धातु सल्फाइड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। एमार्फस सॉलिड वह सॉलिड जिसका रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता है, जिसका क्वथनांक और गलनांक भी निश्चित नहीं होता है, और जो किसी भी ताप पर टूट जाए उसमें जो एटम का व्यवस्थीकरण होता है वह फिक्स नहीं होता, वो हमारा एमार्फस सॉलिड। एग्जांपल एमार्फस सॉलिड की एग्जांपल आइए चलते। एमार्फस सॉलिड की आइए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपका रबड़ हो गया, कांच हो गया, मक्खन हो गया, ये सब एमार्फस सॉलिड है। नो अगला जो पॉइंट है डिफरेंट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड। जो अगला पॉइंट है वो आपका डिफरेंट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड। हमें तो सॉलिड में सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है, लेकिन हम बात करेंगे डिफरेंट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड। एमार्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में अंतर, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। हिंदी लिख देते हैं, चलिए बहुत लोग सोचते हैं हिंदी। क्रिस्टलीय ठोस इसको कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। आइए हम दोनों में डिफरेंट करते हैं। ऐसा तो किताब में क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड के बहुत से डिफरेंट है, लेकिन मेनली जितनी इंपॉर्टेंट है जो